प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रांची में संपन्न नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, कीर्तिमान बनाने वाले खिलाड़ियों को सराहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 6 और 7 जून को झारखंड दौरा, सांगठनिक बैठकों में लेंगे हिस्सा। प्रदेश भाजपा का 5 से 21 जून तक विविध कार्यक्रम। रांची में कुख्यात अपराधी ने 2 साथियों के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण, हथियार और कारतूस सौंपे। पाकुड़ में चोरी के मामले में 6 पकड़ाए। और आईपीएल के खिताबी मुकाबला में आज गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में होगी भिड़ंत। आईपीएल नीलामी में रॉबिन मिंज पर सबसे अधिक पैसे बरसे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने मन की बात की 134वीं कड़ी में रांची में हाल में संपन्न नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भी जिक्र किया और कीर्तिमान बनाने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले धावक गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
गौरतलब है कि रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 22 से 25 मई के बीच खिलाड़ियों के बीच श्रेष्ठता साबित करने की जद्दोजहद हुई थी, जिस दौरान कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने थे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। आज अपने मन की बात कार्यक्रम में रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की खूब सराहना की और उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए और देश का नाम और रोशन किया है। मैं अभी मौजूद हूँ रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में और यही वो स्टेडियम है जहाँ पे प्रतिभागियों ने अपना लोहा मनवाया था। आपको बता दें कि हाल ही में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। यह वही मैदान है जिसने देश को नए रिकॉर्ड, नई उम्मीदें और नए सितारे दिए। इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 800 एथलेटिक्स पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों ने यहां अपने दमखम का प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे खास बात ये रही कि इस प्रतियोगिता के दौरान 4 अलग अलग इवेंट्स में नेशनल रिकॉर्ड टूटे। बता दें कि गुरविंदर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार जैसे खिलाड़ियों ने अलग अलग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। रांची के मोहराबादी मैदान का यही बिरसा मुंडा स्टेडियम है जहां पे खिलाड़ियों ने इस ट्रैक पर नए रिकॉर्ड बनाए और झारखंड के साथ साथ अपने क्षेत्र और देश का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन किया। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कई प्रेरणादायक जीवन यात्राओं और पहलों की भी चर्चा की। उन्होंने केरलम के स्विमिंग क्लब का जिक्र करते हुए कहा कि सेवा के लिए साधन जरूरी नहीं, अच्छा इरादा ज्यादा जरूरी है। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। राज्य में भी प्रधानमंत्री की मन की बात को सभी लोगों ने संजीदगी से सुना। खास और आम सबों ने प्रधानमंत्री की बातों को प्रेरणादायक बताया और विचारों को आत्मसात करने पर बल दिया। गौरतलब है कि पीएम का मासिक मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आदित्य प्रसाद साहू और बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में ओडिशा के मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से झामुमो की वरिष्ठ नेता अंजनी सोरेन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अंजनी सोरेन के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से झारखंड और ओडिशा के आदिवासी समुदाय की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावी ढंग से उठ सकेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 6 और 7 जून को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का झारखंड का यह पहला दौरा है, जिसके आधिकारिक कार्यक्रम तय हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने बताया कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। झामुमो ने समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के राज्य सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि सभी आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। श्री पांडे ने कहा कि विकास और जनकल्याण को लेकर राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में भारत रॉकेट की रफ्तार से विकास के पथ पर अग्रसर है। बीते 12 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में कई रिफॉर्मर्स हुए हैं। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी जोर दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से साल 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया अभियान अब नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा रहा है। देश में निवेश में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और विदेशी कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए सरकार ने PLI स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। मोबाइल निर्माण हो, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई सेक्टर्स में इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। इसी का परिणाम है भारत अब दुनिया में बड़े मोबाइल निर्यातक देशों में शामिल है। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने कारोबार करना आसान बनाने के लिए तमाम कदम उठाए। नीतियों में सुधार हुआ, जिसकी वजह से व्यापारिक सुगमता बढ़ाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए कंपनीज एक्ट में कई प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, जिसकी वजह से कारोबारियों को कम कागजी कार्रवाई और तेज मंजूरी मिल पाई। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नियमों को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इन ठोस कदमों का परिणाम ये रहा कि भारत का कारोबारी इकोसिस्टम मजबूत हुआ और रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए लागू किया गया IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इस कानून ने कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया तो बैंकों को बकाया वसूली में मदद मिली। IBC ने भारत की क्रेडिट संस्कृति को मजबूत किया, साथ ही साथ कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन का दबाव भी बढ़ गया। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी, फेसलेस असेसमेंट और डिजिटल टैक्स सिस्टम ने कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाई। GST लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स व्यवस्था मिली, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर मजबूत हुआ और राज्यों के प्रति व्यापार को गति मिली। नए GST सुधारों ने कर स्लैब को सरल बनाया, साथ ही मूल्य को प्रतिस्पर्धी बेहतर बनाते हुए व्यवसाय में सुगमता की बढ़ोतरी हुई है। नए सुधारों की वजह से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। 2025 तक 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय संचालन और आसान हुआ। ई-वे बिल वॉल्यूम में भी सालाना तौर पर 21% का इजाफा हुआ है। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म लागू किए थे।
हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पुराने नियम खत्म किए। मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे ने इसमें मदद की। भारत का उद्यम पंजीकरण पोर्टल इसी व्यापारिक सुगमता का प्रतीक है। इसके साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों में भी कई सुधार किए गए। पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज हुई, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिहाज से बढ़ावा मिला। मेक इन इंडिया से लेकर जीएसटी और आईबीसी जैसे सुधारों तक भारत आर्थिक ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य भारत को सिर्फ बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक उत्पादन और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना भी है। इन सुधारों ने भारत को लंबी अवधि में मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को और मजबूती मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जन कल्याण को भी नया आयाम मिला है। भाजपा ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में रांची में कल पार्टी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अमर कुमार वावरी ने कहा कि 5 से 21 जून तक राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को लोग जानें और उनका लाभ उठाएं। कोई भी काम करने जाए उससे पहले यदि हम उसकी अच्छे से यदि हम प्लानिंग कर ले तो कार्यक्रम 100% सफलता को प्राप्त होता है। और कार्यशाला एक विशेष कार्यक्रम है हमारा 12 साल विकास के, विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। इसके लिए जो 5 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हमारा कार्यक्रम शेड्यूल्ड है, उस कार्यक्रम को हमको ठीक से इस महानगर में करना है। रांची के दरभंगा हाउस में केंद्रीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया। इसमें बड़े स्तर पर उद्यमियों ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नवाचारों से अवगत कराया। और स्टार्टअप झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में रांची के दरभंगा हाउस में स्टार्टअप समिट आयोजित हुआ। इसमें देश भर के उद्यमियों ने भाग लिया। उद्यमियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया से प्रेरित होकर उन्होंने स्टार्टअप की शुरुआत की। हमारे पास पोटेंशियल लोग हैं झारखंड में, पर हमारे पास एक्सेस चाहिए ऐसे मेंटोर्स का, फाउंडर्स का, इन्वेस्टर्स का, जो आकर के जिनके लिए हमारे झारखंड के लोगों को बाहर ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम, टॉक टू देम, उनसे सीख रहा हूँ। तो ये इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड किया है वो काफ़ी बढ़िया है एंड आई थिंक विच वाज नॉट देयर बिफोर। अभी ये चीज़ आ गया है, सो आई थिंक इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट स्पॉट। झारखंड के युवाओं ने श्री अन्न से बने उत्पादों को भी स्टार्टअप का जरिया बनाया है। निमशेदपुर के विकास कुमार पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर मिलेट ईयर 2023 में मोटे अनाजों से बने उत्पाद का कारोबार शुरू किया, जिसमें मुख्य रूप से मड़ुआ के व्यंजन शामिल हैं। हाल मार्केट में जितने भी एनर्जी बार्स है उसमें शायद ग्लूटेन है, उसमें शायद सिंथेटिक वे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारा ये सोच था कि हमारे झारखंड में जो होने वाला श्रीअन्न, हमारा ये मड़ुआ रागी है, इसको हम लोगों तक पहुँचाएं, यूथ तक पहुँचाएं, फिटनेस फ्रीक लवर्स के लिए पहुँचाएं। स्टार्टअप समिट में उद्यमियों ने कई स्टॉल्स लगाए। इनमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित स्टॉल्स भी शामिल हैं। बोकारो के उद्यमी सुरजीत ओझा ने बताया कि उनकी कंपनी में हैंडक्राफ्ट के माध्यम से फाइबर ग्लास मेटल का उपयोग कर मूर्तियों और आकृतियां बनाई जाती हैं, जिनकी विदेशों तक मांग है। फॉरेन में वहाँ पे काफी अच्छी हम लोग को सेलिंग हो रही है और बस एक सफर काफी अच्छी रही है। अभी टोटल एम्प्लॉय हम लोग स्टार्टिंग किए थे, हम लोग सिर्फ 2 आदमी थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, हम लोग स्टार्टअप किए थे। देन आफ्टर धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। अभी टोटल एम्प्लॉय हमारे पास 85 प्लस हो चुके हैं। स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों ने भी स्टार्टअप्स की शुरुआत की है। इन स्टार्टअप्स के माध्यम से डोकरा, सोहराई, हैंडीक्राफ्ट की कला समेत विभिन्न कलाओं को बाजार उपलब्ध हो रहा है।
और स्थानीय कलाकारों को नया आयाम मिल रहा है। एक मार्केट नहीं मिल पा रहा, अब मार्केट मिल भी रहा तो वैसे प्राइसिंग नहीं मिल पा रही है। लकड़ी के बुरादे कपड़े से बनी हुई है और इसका चेहरा क्ले से बना हुआ है। ये इको फ्रेंडली डॉल है। वैसे ही जैसे मेरा संस्कृति है, जैसे सरूल कर्मा है, उसी तरह हम अपने डोलों को भी पहनाते हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उस टाइप से अपने डोल को भी पहनाते हैं। ऐसे आयोजनों से न केवल उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और संस्कृति को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में पाकिस्तान से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में साहिबगंज के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI स्पॉन्सर्ड एक टेरर नेटवर्क को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बस्ट किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल CP अनिल शुक्ला जी है कि सर किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया गया, कितनी गिरफ्तारी हुई, और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो इनके निशाने पर थी। ये ऑपरेशन पिछले 20 दिन से ज़्यादा से चल रहा है और पहले हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को, एक को पुणे से और एक को झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से ये समझ में आया कि कुछ हैंडलर्स हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो इनको दिल्ली और मुंबई में टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लड़कों को जुटा रहे हैं। तो इनमें से 2 लड़कों को पहले मुंबई में गिरफ्तार किया गया। उनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि दिल्ली में एक अटैक इमिनेंट है, जिसके लिए एक टीम पंजाब से आ चुकी है। तो कल रात को इन 3 लड़कों को, जो कि लुधियाना बेस्ड लड़के हैं, इनको दिल्ली में इंटरसेप्ट किया गया। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड जो कि पाकिस्तान मेड हैं, 2 ग्लॉक पिस्टल और 25 राउंड्स मिले थे। और इनके निशाने पे मुंबई में इम्पोर्टेंट पब्लिक पार्क्स, कुछ ब्रिजेस हैं जिनकी फ़ोटो वगैरह इनके और वीडियोस इनके फ़ोन से मिली हैं जो इन्होंने शेयर की हैं। और दिल्ली में भी कुछ सरकारी और गैर सरकारी भवन हैं और कुछ इनके कुछ ड्रॉप पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल था जिसमें पाक अंडरवर्ल्ड और मुंबई अंडरवर्ल्ड और पाक ISI इंडियन सिटीजन्स को और एक नेपाली सिटीजन को भी इन्वॉल्व किया है ताकि दिल्ली और मुंबई में अटैक किया जा सके। सर, दाऊद इब्राहिम का जो मॉड्यूल है, क्या उसके साथ कोई लिंकेजेस समझ में आ पा रहे हैं और उसके क्या एविडेंस आप लोगों को मिल पाए हैं अभी तक? जो मुन्ना जिगाड़ा है वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट गैंगस्टर रहा है और छोटा राजन पर अटैक 2000 में बैंकॉक में जो हुआ था उसमें ये गिरफ्तार हुआ था, जिसमें इसको 17 साल की सज़ा हुई थी। यही मुन्ना जिगाड़ा अभी जो दिल्ली की जो टीम हमने पकड़ी है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था। ही वाज हैंडलिंग देम और उसने ये कहा था कि वो अटैक करें और मैक्सिमम सिक्योरिटी पर्सनल को अटैक करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि ये अंडरवर्ल्ड भी पाक ISI के स्पॉन्सर्ड जो अटैक्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के मुंबई अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान की जो ISI है, खुफिया एजेंसी जो है, उसका स्पॉन्सर्ड एक टेरर नेटवर्क जो है दिल्ली और मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमला करने जा रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी भनक मिलती है और इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जाता है। कैमरामैन भीम के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। संगठित अपराध के खिलाफ रांची में पुलिस को सफलता मिली है। एक संगठित गिरोह के सरगना ने अपने 2 साथियों के साथ राजधानी में रांची और गुमला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन अपराधियों ने हथियार और कारतूस भी पुलिस के सुपुर्द किए। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी ने बताया कि इनके खिलाफ विभिन्न जिलों में 29 मामले दर्ज थे। रामदेव उरांव और दूसरे व्यक्ति का नाम है प्रसाद उरांव, तीसरा व्यक्ति सुभाष उरांव। तीनों व्यक्ति को हम लोगों ने घेरा और पूछताछ की तो तीनों व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ये झांगुर लूट के और आज पुलिस के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसी आलोक में इन लोग का आत्मसमर्पण किया जा रहा है और तीनों व्यक्तियों का। और रामदेव उरांव उनके ऊपर गुमला जिला में तकरीबन 29 केस के आसपास दर्ज है और वैसे ही दूसरे व्यक्ति जिनका नाम प्रसाद उरांव है उनके ऊपर 2 कांड दर्ज है और सुभाष उरांव उनके ऊपर 1 कांड। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जब्ती की, जब्ती में हमारे पास एक AK-56 मिला है जिसपे 30 गोलियां हैं। इसके अलावा एक SLR राइफल भी है, उसमें भी 30 के आसपास हमें
गोलियां प्राप्त। पाकुड़ में पुलिस ने 7 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक ऐसा शातिर चोर भी शामिल है जिसके खिलाफ नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरी के 19 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एसी आउटडोर यूनिट का स्टैंड, 2 कांसे की थालियां और एक गैस सिलेंडर बरामद किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खिताबी मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी। बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है, ऐसे में उनसे एक जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बहरहाल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक और रोमांचक आईपीएल के फाइनल मुकाबले की मेजबानी करने को। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कौन जमाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रांची में संपन्न नेशनल सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया जिक्र, कीर्तिमान बनाने वाले खिलाड़ियों को सराहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 6 और 7 जून को झारखंड दौरा, सांगठनिक बैठकों में लेंगे हिस्सा। प्रदेश भाजपा का 5 से 21 जून तक विविध कार्यक्रम। रांची में कुख्यात अपराधी ने 2 साथियों के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण, हथियार और कारतूस सौंपे। पाकुड़ में चोरी के मामले में 6 पकड़ाए। और आईपीएल के खिताबी मुकाबला में आज गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद में होगी भिड़ंत। जेपीएल नीलामी में रॉबिन मिंज पर सबसे अधिक पैसे बरसे।